नमस्कार दोस्तों, जीएस विद जीडी के आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपने पिछले वीडियो से आगे की कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की कि सर्वोच्च न्यायालय के पास किस किस प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय के पास 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। पहला, जिसे हम कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा, जिसे हम कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। और तीसरा, जिसे हम कहते हैं परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं। नंबर 1 पर प्रारंभिक, नंबर 2 पर अपीलीय और नंबर 3 पर परामर्शदायी। एक एक की चर्चा करते हुए हम चलते हैं ताकि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल से उपलब्ध हो कि सर्वोच्च न्यायालय का काम क्या है, सर्वोच्च न्यायालय कहां तक इंटरफियर कर सकता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की चर्चा करते हैं और हम ये समझते हैं कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार उसका क्या होता है। इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग ये है कि अनुच्छेद 131 जो है वो ये कहता है कि संघ और राज्यों के बीच, राज्य और राज्य के बीच और संघ तथा एक से अधिक राज्यों के बीच अगर किसी भी प्रकार का विवाद है तो इसका निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में किया जाएगा। उसका कारण यह है कि मान लीजिए कि यह क्षेत्राधिकार किसी उच्च न्यायालय को दिया जाता तो केंद्र का अगर किसी राज्य के साथ किसी तरह का विवाद होता तो जो राज्य निर्णय देता वो राज्य अपने फेवर में ही देता। और आप जानते हैं कि कावेरी जल का मुद्दा बिल्कुल इसी तरह का बात था, जिसमें 4 कावेरी नदी के जल को लेकर के 4 राज्यों के बीच विवाद था और यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जाकर के ही समाप्त हुआ था। कभी वक्त मिला तो कावेरी जल विवाद के बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो अगर संघ और राज्य, संघ और एक से अधिक राज्यों और राज्य के बीच में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद का निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। और इसके अंतर्गत कुछ विषय आते हैं, जैसे कि भारत सरकार तथा एक से अधिक राज्य, भारत सरकार अथवा किसी अन्य राज्य, और तीसरा 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, जहां पर जाकर के आरंभ में ही अपील की जा सकती है। इसका दूसरा भाग जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का, वो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। मौलिक अधिकारों के, अगर नागरिकों के मौलिक अधिकारों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप व्यवस्थापिका अथवा कार्यपालिका द्वारा किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करता है और उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसे सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है। मतलब यह है कि उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। और यह हम इसे 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला तो संवैधानिक निर्णय, दूसरा दीवानी निर्णय, तीसरा फौजदारी निर्णय और चौथा किसी भी विशिष्ट प्रकार का अगर कोई निर्णय है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास अपील की जा सकती है। सबसे पहले अनुच्छेद 132 में इस बात की चर्चा की गई है कि यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि ये जो वाद है वो संविधान की व्याख्या से संबंधित है, संविधान की व्यवस्था से संबंधित है और इस पर जो है संवैधानिक कानूनों का कोई
सारगर्भित प्रश्न निहित है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अगर किसी भी संवैधानिक प्रकार का निर्णय नहीं है तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती है। यह संवैधानिक मामलों पर केवल लागू होता है, दीवानी और फौजदारी के मामलों की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं। दूसरा है कि संविधान से पहले, संविधान में यह पहले से निर्धारित था कि ऐसे दीवानी मामले जो सर्वोच्च, मतलब ऐसे दीवानी मामले जिनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है, दीवानी मामलों की, उन विवादग्रस्त जो विषय हैं, जो वादग्रस्त विषय हैं, वह उनकी वैल्यू 20,000 रुपए से ज्यादा है। अगर कोई मामला दीवानी का जिसकी वैल्यू 20,000 रुपए से ज्यादा की हो तो ऐसे मामलों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती थी। परंतु 30वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 133 में किया गया 30वां संविधान संशोधन, जिसमें इस धनराशि की सीमा जो 20,000 निर्धारित थी उसे हटा दी गई और अब यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि जो दीवानी मामला है वह कानून की व्यवस्था से संबंधित है तो ऐसे दीवानी मामलों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। वहां पर यह अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का होता है। तीसरा है इसमें फौजदारी मामले। फौजदारी विषय में केवल 3 परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। पहली, तो यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश दिया हो, किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत करने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द करके उसे प्राणदंड दे दिया हो तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है फौजदारी के मामले में। अगर उच्च न्यायालय ने किसी को प्राणदंड दिया हो तो उसके विरुद्ध अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। दूसरी परिस्थितियां जो है उसमें यह है कि यदि उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के अभियोग को विचारार्थ अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को प्राणदंड दे दिया हो। मतलब अगर किसी अभियुक्त को प्राणदंड मिला हुआ है तो वह उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। और तीसरी परिस्थिति यह है कि अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय के विचार के ही योग्य है तो ऐसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 136 इस बात की व्यवस्था करता है कि साधारण कानून से अलग अगर कोई विशिष्ट प्रकार का कानून है और वह कानून लागू कर दिया गया है तो ऐसे कानून के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री सहित भारतीय संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनके चुनाव से संबंध में अगर किसी प्रकार की याचिका आती है तो उस याचिका की अपील करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय में है। उच्च न्यायालय को यह अधिकार नहीं दिया गया है। और तीसरा जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वह है परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143 इस बात की व्यवस्था करता है कि यदि राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि विधि या शासन से संबंधित ऐसा कोई प्रश्न पैदा हो गया हो जिसके मामले में, जो कि सार्वजनिक महत्व का हो और जिसके मामले में कोई विधिक राय ली जानी चाहिए, तो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह, मतलब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। ऐसी स्थिति में
सर्वोच्च न्यायालय का काम परामर्शदायी हो जाता है। मतलब अनुच्छेद 143 इस बात की व्यवस्था करता है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। संवैधानिक दृष्टि से जो व्यवस्था है उसमें ना तो न्यायालय ऐसा करने के लिए बाध्य है कि वह परामर्श दे ही, और ना ही राष्ट्रपति उसकी परामर्श मानने के लिए बाध्य है। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि अगर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगता है तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ऐसा नहीं लिखा है संविधान में कहीं। केवल ये लिखा है कि परामर्शदायी संस्था है अगर राष्ट्रपति उससे सलाह मांगता है तो। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के पास एक और शक्ति है, न्यायालयों के पास, बल्कि सभी न्यायालयों के पास एक और शक्ति है जिसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? अनुच्छेद 132 में इस बात का जिक्र है, 132 में ही, कि सर्वोच्च न्यायालय की संघीय तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित विधियों में अगर कोई व्यवस्था होती है तो सर्वोच्च न्यायालय के पास इसके पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त होता है। सर्वोच्च न्यायालय इस बात का अवलोकन फिर से कर सकता है कि क्या जो विधि बनाई गई है वह व्यवस्था के अनुरूप है अथवा नहीं। और सेम यही अधिकार संविधान के अनुच्छेद 13 और 32 के अंतर्गत भी दिए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति होती है। तो व्यवहारिक रूप से हम ये देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय 3 प्रकार के क्षेत्राधिकार हैं उसके पास: प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि क्या होती है जनहित याचिका। तब तक के लिए नमस्कार।